99% स्टूडेंट्स एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन को अनसीन पैसेज समझ लेते हैं, बट बी वेयर, जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाना, याद रखना कि ऊपर का जो केस है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी होती है, जिसमें से ढूंढने पे आंसर नहीं मिलेगा। वो बस एक इन्फॉर्मेशन होती है उस टॉपिक से रिलेटेड जिससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस तरह के कई फैक्ट्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ हैक्स देखेंगे कि कैसे इस साल के रेलेवेंट केस बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तुम इजीली कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो बस एंड तक की वीडियो देखना, और केस बेस्ड में इस वीडियो के बाद तुम्हारा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। शिक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गए। आज की वीडियो में केस बेस्ड कैसा भी आए, कहीं से भी आए, केमिस्ट्री में देखेंगे पहले कैसे आ रहा है, फिर फिजिक्स में देखेंगे एंड देन बायो में भी देख लेंगे कैसे आ रहे हैं और कैसे सॉल्व करना है ट्रिक्स के साथ। देखो, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा केस लिखा होता है, ठीक है, ये जो पूरा केस लिखा हुआ है, ये पूरा इतना बड़ा सा, याद रखना ये अनसीन पैसेज नहीं है कि इसको रीड करके नीचे तुम्हें आंसर देना होगा। केस बेस्ड में ऊपर एक जनरल इंफॉर्मेशन लिखी होती है और नीचे पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे होते हैं जो उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होते। बस टॉपिक सेम होगा, जैसे आयनिक कंपाउंड पूछा है तो उस पे होगा, कोवैलेंट अगर ऊपर बताया हुआ पैराग्राफ में तो उस पे होगा। बट ये नहीं कि तुम उसमें आंसर खोजने जाओगे तो मिल जाएगा, बट उसको एक बार रीड जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फो जो मिस हो गई हो, तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो गई हो, वो मिल जाए। जैसे रीड करो, आयनिक कंपाउंड इज अ केमिकल कंपाउंड इन विच आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सबको पता है। एंड आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच टू अपोजिटली चार्ज आयंस आर हेल्ड थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कैटायन एनायन होता है आपस में। वी नो that metal atoms have loosely bound valence electrons in their valence shell and non-metal atoms need electron in their valence shell to attain noble gas configuration। हाँ हाँ सही है, मेटल एटम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने लूज करते हैं और नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं ताकि एक बॉन्ड बन सके। द मेटल एटम लूज, वही लिखा है नीचे, while नॉन मेटल एक्सेप्ट। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन मेटल एटम्स चेंज टू कैटायंस एंड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल एटम फॉर्म एनायंस। याद रखना, कई लोग को ना यार एक बेसिक कंफ्यूजन है, कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन निगेटिव होता है, और कैथोड निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें याद रखना। कैथोड एनोड जब इलेक्ट्रोलिटिकल रिफाइनिंग पढ़ते हो तो वहाँ पे होता है, ठीक है, दोनों अलग चीज़ें याद रखना। अब याद रखो, यहाँ नीचे आओ, पढ़ो। द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, ट्रांसफर से नहीं, म्यूचुअल शेयरिंग से, वो कोवैलेंट होते हैं एंड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। द कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स बट देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। ठीक है, वीक होता है। एज अ रिजल्ट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड आर लो। क्या इन्फो मिली हमें इससे? बहुत जनरल इन्फो जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। क्या इस इन्फो पे बेस्ड क्या तुम्हें कोई क्वेश्चन नीचे मिल रहा है? क्वेश्चन रीड करो एक बार। पहले बता दूं, 4 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और सी वाला क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, जो और दे करके दिया होगा, तो कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पढ़ो पहला वाला। वाई पोटेशियम कैन फॉर्म अ कैटायन बट फ्लोरीन कैन नॉट। कोई इन्फो ऊपर से हमें नहीं मिल रही है इस पे हेल्प कर रही। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर बट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी हमें नहीं मिला। ऊपर कहीं बात ही नहीं की सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो ऊपर सिर्फ एक जनरल इन्फो दी रहेगी एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक तुमने पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, याद रखना। केस बेस्ड क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम केमिस्ट्री की भी। देखो इधर, अब क्या है रीजन पहले क्वेश्चन का, वाई पोटेशियम कैन फॉर्म अ कैटायन व्हाइल फ्लोरीन कैन नॉट। अरे यार क्लियर सा रीजन है, कैटायन कौन फॉर्म करता है? मेटल। पोटेशियम यहाँ पर मेटल है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो वो लूज कर सकता है इजीली। ठीक है, वैलेंस शेल में, फिर ये कैटायन फॉर्म कर लेगा, बट फ्लोरीन नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्लोरीन एक नॉन मेटल है और वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर ये टेंडेंसी नहीं है, वो नॉन मेटल है तो उसके अंदर क्या टेंडेंसी है? गेन करने की, एनायन बनने की। ठीक है, वही क्लियर आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आंसर देख लेंगे क्लियर आंसर्स। फिर आयनिक कंपाउंड्स, बी वाला ऑप्शन क्या है, आर सॉल्यूबल इन वाटर बट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्यूबल। अब ये हमने पढ़ रखा है, इसलिए हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स सॉल्यूबल होते हैं क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और कोवैलेंट नॉन पोलर होते हैं इसलिए इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। सी, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी जाकर देख सकते हो, एनसीईआरटी की वीडियोस पड़ी हुई है, मिस मत करना वो वीडियो। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब रीजन देना है इन दोनों स्टेटमेंट का, पढ़ो क्या है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। इन दोनों का रीजन दो। कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बैड कंडक्टर होते हैं बताओ? कोवैलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर क्यों होते हैं? अरे क्लियरली मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आयनाइजेशन, यानी आयन जरूरी हैं, और वो आयन्स एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बट कोवैलेंट में आयन्स होते ही नहीं है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बनाते हैं, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
बताया अभी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या रीज़न है इसका, क्योंकि इनके पास आयंस होते हैं जो क्या, जो फ्रीली मूव करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वही मोल्टन स्टेट यानी एक्वस सॉल्यूशन। फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, क्लोरीन इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों क्लोरीन कोवैलेंट है, क्योंकि दोनों आपस में शेयर करके बनाते हैं, ठीक है, पता है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेना अपना स्ट्रक्चर तो मालूम पड़ जाएगा, इजी है। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, अब ये ब्रिटल क्यों होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयनिक कंपाउंड में, ये तो ऊपर लिखा भी था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। ये रहे इसके क्लियर आंसर्स। इस वाले केस बेस से मैं ये समझाना चाहता था कि यार तुम्हें नॉलेज होगी उसकी तभी तुम ये सॉल्व कर पाओगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर जो दिया हुआ है वही नीचे पूछा होता है, ये कोई अनसीन पैसेज नहीं है। देखो इतना तुम समझ गए। फिजिक्स पाते हैं, एक पहला केस बेस्ड क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। देखो क्या होगा फिजिक्स में, सबसे पहले मैं तुम्हें बता ही देता हूं क्लियरली कि फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी न्यूमेरिकल्स आने के चांस हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में फिजिक्स के। तो पढ़ो, द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर u, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर v एंड फोकल लेंथ f इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, हमें पता है ये रिलेशन को मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। अब दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, साइज पोजीशन पर डिपेंड करता है, कितनी दूर रखा है, कहाँ रखा है मिरर से। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर कैन बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तीनों केस पॉसिबल है, ठीक है, पता है हमें। द साइज ऑफ द इमेज relative to the object is given by the linear magnification m, इसका भी फॉर्मूला होता है। Thus the magnification is given by the ratio of the height of an image to the height of the object. If magnification is negative, image is real, and if it is positive, image is virtual। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बातें लिखी हैं, केस है तो पूरा का पूरा ये तो एक केस है, ठीक है, केस बेस्ड का। अब यहाँ से शुरू होते हैं क्वेश्चन। क्या आएगा, 4 मार्क्स का आएगा, A B C, फिर और करके दिया होगा एक ऑप्शन आखिरी वाले C वाले क्वेश्चन में, ठीक है, और ये C वाला होता है 2 मार्क्स का और ऊपर के 1-1 मार्क्स के, तो टोटल बन गया ना अपना 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। जब भी फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, केस बेस्ड नहीं, कुछ भी जो भी दिया है वो लिख लो। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, यू कितना है, कॉन्केव मिरर में माइनस में ही होगा तो -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी माइनस में होती है तो ये भी कितनी है, -20 सेंटीमीटर। यानी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकल लेंथ पे रखा है कॉन्केव मिरर के। ड्रॉ कर लो, एक साइड पॉलिश्ड होता है, ठीक है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये अपना अगर मान लो है फोकस, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल, ठीक है, इस लेंथ का डबल होता है कर्वेचर का पॉइंट। अब यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, सिंपल रे डायग्राम अगर आता है तुम्हें बनाना, तो एक लाइन अगर पैरेलल जाएगी तो पैरेलल वाली लाइन कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है, और एक लाइन अगर यहाँ आएगी तो ये कैसे पास करेगी, ये लाइन जो है ये एंगल इक्वल करेगी, ठीक है, आई इक्वल आर, तो बस ये जाएगी ऐसे, तो ये दोनों ऐसे आगे चलते चले जाएंगे और इमेज हमें पता ही नहीं है कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। निकल गया आंसर। और देखो फायदा क्या होता है रे डायग्राम ड्रॉ करने का, कि मोस्टली हर क्वेश्चन में फिजिक्स के पूछा ही होता है, बी वाला क्वेश्चन यही है कि ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कि जब पैरेलल रहेगा तो कैसा बनेगा। अरे जब पैरेलल जाता है तो कैसा आता है, जब पैरेलल रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करता है, ठीक है, हमें पता है, ये बात बन गई है। सेकंड फ्यू क्वेश्चन सॉल्व। और सी, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अब देखो मैंने बोला है कि न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल ही है ये। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन कॉन्केव मिरर एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो इमेज फॉर्म हो रही है v इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ में निकालना है, और ये हमेशा माइनस में ही होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्केव मिरर का केस है। बस फॉर्मूले पे रखो, सिंपल और आ जाएगा। देखो इस फॉर्मूले पे रखा हमने, क्लियर, 1/v + 1/e इक्वल टू 1/f रखा हमने आंसर, और क्लियर हमें फोकल लेंथ -7.5 इस केस में मिल जा रही है, विच इज द आंसर। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इन्फिनिटी, ये क्यों लिया गया है बताओ, क्योंकि अब जब इमेज फॉर्म हो रही है और फोकल लेंथ हमें निकालना है और बीम पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, यानी हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से कितनी दूर ऑब्जेक्ट है, वो हमें दिया ही नहीं है, तो इन्फिनिटी हमने लिया है। अब अगला क्वेश्चन, लिस्ट 2 पॉसिबल वेज इन विच अ कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, स्टेट द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन दीज 2 इमेजेस। ये क्या है, अरे यार एक कॉन्केव मिरर कब कब मैग्नीफाइड इमेज बनाता है बताओ। बस एक बार बनाता है जब पोल और फोकस में हो, बीच में रखा हो ऑब्जेक्ट, और एक बार जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो, ठीक है।
डिफरेंस क्या है दोनों में कि फर्स्ट केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और सेकंड केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये था अपना रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक तरीके से फिजिक्स का, जिसमें छोटा सा न्यूमेरिकल भी छुपा हुआ था और 4 मार्क्स का केस बेस्ड इस तरह से आ सकता है। पूरा केस पढ़ने का है और उसके बाद सॉल्व करना है। देन हम देखते हैं कि बायो में क्या आएगा, बट उसके पहले एक बार फिजिक्स का एक और एग्जाम्पल देख लो। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। अरे मतलब वही सिंपल चीज़ें लिखी हुई है, नीचे कुछ बताया होता है बातें। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड पावर क्या है इसकी 400 वॉट, ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे। कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज 5 पर किलोवाट आवर, 5 रुपीज पर किलोवाट आवर कॉस्ट दी हुई है। तो अब कॉस्ट ऑफ रनिंग द रेफ्रिजरेटर फॉर 1 डे क्या होगा? क्लियर फॉर्मूला पे रखो, पावर दिया हुआ है, ठीक है। पावर दिया हुआ है 400, ये गलत सिंबल है, 400 वॉट होगा सिंबल। फिर टाइम दिया हुआ है 8 आवर, इसको सेकेंड्स में कर लो। करना पड़ेगा? नहीं, टाइम हमेशा आर में रखेंगे क्योंकि किलो वाट आवर में सब कुछ कर रहे हैं। और ये एनर्जी दी हुई है, कॉस्ट इनटू करके निकाल लो, ₹16 एक डे की आएगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में केस बेस्ड क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ही आएगा। इज इट क्लियर? किसी भी तरीके से समझ लो, 4 मार्क्स में केस बेस्ड में फिजिक्स में आएगा न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं, देखते हैं बायो में किस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाओ, देखते हैं बायो में क्या हाल चाल है, बायो में कैसे हम सॉल्व करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या इसमें ऊपर जो लिखा होता है पैसे, उसमें से आंसर कुछ मिलेगा हमें? आओ देखते हैं। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेस पे है ये क्वेश्चन। दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एक्सेट्रा। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोसेस जो ब्रेक डाउन करती हैं, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन दी प्रोसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो द बॉडी रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज होती रहनी चाहिए गैसेस की, तभी तो ऑक्सीजन की सप्लाई मीट हो पाएगी। हेंस ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज टेकन इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज गिवन आउट। इन ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसीज हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। In tissues, exchange of gases occurs between oxygenated blood and tissue cells. फिर टिश्यू में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस होता है कहाँ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू सेल्स में। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ये क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया है? देखो, ये है लंग वॉल्यूम 1 2 3, इधर है लंग्स का वॉल्यूम और इधर है वॉल्यूम ऑफ एयर 4। ये पूरा इनहेल और एक्सहेल का पैटर्न दिया है, ठीक है। कि पहले ये यूं ऐसे गया, फिर यूं, ये ग्राफ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब ये पढ़ो, क्वेश्चन नीचे आ गया। क्वेश्चन 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 ध्यान से पढ़ो। पहला, पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव अराउंड 5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ दियर ब्लड, वेयर एज दोज लिविंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5400 मीटर हैव अराउंड 8 मिलियन। वाई इज इट सो? क्यों जो पीपल सी लेवल पे रह रहे हैं, हम लोग जो लोग सी लेवल पे रह रहे हैं नॉर्मल हाइट पे, उनके पास 5 मिलियन आरबीसी है, बट जो हायर एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, क्यों उनके पास 8 मिलियन है, यानी ज़्यादा है। बताओ कि जो लोग हाइट पे रह रहे हैं उनके पास ज़्यादा क्यों है? यानी जो हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पे उनके पास है हाई हीमोग्लोबिन। क्यों? बताओ ज़्यादा क्यों है? अब बताओ इसका आंसर। यार देखो, आरबीसी और हीमोग्लोबिन में रिलेशन क्या है पहले ये जानो। क्या होगा जब हम ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहेंगे तो ज़्यादा आरबीसी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ब्लड सेल्स हमें चाहिए होती है, यानी कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए होगा। और क्यों चाहिए होगा? ताकि ईजिली जो ऑक्सीजन है एयर से वो हम एब्जॉर्ब कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है ऊपर जब हम जाते हैं। जब हमें पता है हायर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम है तो ढेर सारे आरबीसीज चाहिए जिसमें ढेर सारा हीमोग्लोबिन होगा, जिससे वो हेल्प करे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। द गिवन ग्राफ, अब इससे हमने क्या देखा? ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं दिया यार, हर केस बेस में यही हाल है। ऊपर सिर्फ एक जनरल इन्फो रहेगी, नीचे उस पर बेस तुमको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब द गिवन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द चेंज इन लंग वॉल्यूम। किसमें? लंग की वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, ये इसके बारे में है, ठीक है। ये ग्राफ इस बारे में है कि लंग की वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है। पहले ऐसे यूं वॉल्यूम ऐसे बढ़ा, फिर बढ़ा, ठीक है। अब पूछा गया, देखो, लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, व्हाट डज चेंज फ्रॉम 2 to 3? 2 to 3 के बीच में क्या चेंज हुआ? ये 2 है, ये 3 है, ये 2, ये 3, तो इसमें चेंज क्या हुआ? बताओ इसमें चेंज क्या हुआ 2 और 3 के बीच में? यार ये क्लियर दिखा रहा है कि 2 में वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ एयर पहले ज़्यादा हुआ 2 में, फिर कम हो गया, ठीक है, पहले ज़्यादा हो रहा है और फिर
कम हो गया, तो इसका चेंज ये दिखाता क्या है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, दस इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड लंग। यानी प्रेशर हम जब कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है लंग्स में, तो एयर रिलीज हो रही है, दिस रिजल्ट्स इन मूवमेंट आउट ऑफ द एयर, एयर बाहर निकल रही है। ठीक है, अब अगला है और रिफर टू द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पिक्चर पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ दिस पार्ट्स, अब देखो इसमें फिगर में पार्ट्स पहचानना है। ठीक है, पार्ट्स पहचानना है, अरे यार पहले ही पहचान करके सारे पार्ट्स रख लो। ये क्या है, ये पी, ये है फेरिंग्स, ये क्या है उसके नीचे क्यू, उसके नीचे क्या रहता है फेरिंग्स के नीचे, अरे ट्रैकिया, फिर आर, ये इधर अगर फिगर में नहीं लिख रहा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ चलो इस क्वेश्चन में। आर है हमारा यहाँ पर एल्वियोली, ये जो बाहर रहता है आउटर एरिया पे, ये एल्वियोली है आर। फिर उसके बाद ये टी, टी इधर क्या है, ये दोनों दिखाया गया डायफ्राग्म को, किसको किसको दिखाया गया टी, यार टी है यहाँ पे रिब्स अपने, और ये एस नीचे डायफ्राग्म। ये बहुत ही लोकल सा डायग्राम था जिसमें मुझे खुद सही से नहीं दिखा, स्टिल ये सारी चीज़ें पूछी गई है। वन यहाँ पर तुम्हें देखो हिंट दे देगा, आर द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ठीक है, कॉमन पैसेज क्या होता है पता है। ठीक है, फेरिंग्स इज प्रोवाइडेड विथ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, कहाँ पे होती हैं, कहाँ पे होती हैं, ट्रैकिया में। रिलैक्स एंड गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ड्यूरिंग एक्सलेशन, कौन शेप चेंज करता है, अपनी मसल डायफ्राग्म। फिर 5 क्या है, लिफ्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, क्या उठाते हैं हम इनहेलेशन के वक्त, अरे इनहेल करके चेक कर लो, अरे यार इनहेल करो, अंदर सांस भरो, तुम्हारे रिब्स अपने आप अपलिफ्ट हो जाएंगे। बात तो सही है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन से मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता था कि ऊपर जो दिया हुआ है ना पैसेज, उस पे ही नहीं रहेगा। पैसेज पढ़ने के बाद तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा, टाइम लगेगा इसमें, इसलिए अगर लास्ट में करते हो केस बेस तो टाइम बचा के रखना। और आई वुड से अगर आते हैं केस बेस रीडिंग टाइम में रीड कर लो और पहले ही अटेम्प्ट कर लो। ये नीचे देखो इसके आंसर्स दिए हुए हैं। प्रैक्टिस शीट तुम्हें टेलीग्राम चैनल पढ़ ले अक्षय पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जाके प्रैक्टिस करो। और सब कुछ चाहिए जैसे नोट्स, वर्कशीट, फ्री सैम्पल पेपर, तो इंस्टॉल करो पढ़ ले अक्षय ऐप और एक क्लिक में क्लास 10 स्वाह कर दो। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन कर देना कि वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, चलो पढ़ ले।